नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं दिनेश सिंह बेस्ट वन यूके टीम से। हमारे साथ हैं यूके टाइम से यशोदा जोशी मैम। आप सब इनसे भली भांति परिचित हैं। और आज हमारे एक्सपर्ट हैं मशरूम के श्री पूरन चंद्र जोशी जी। मैं आप सभी साथियों का जो भी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही स्वागत करता हूं यशोदा जोशी मैम का और पूरन चंद्र जोशी जी का। एक बात मैं इससे पहले कि यशोदा जोशी जी को ट्रांसफर करूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी साथी रात को 9 बजे इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि टीवी के अंदर आज सैटरडे का दिन है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। कहीं पर इंडियन आइडल आ रहा है, कहीं पर दूसरा प्रोग्राम आता है। और आप लोग जो ये छोड़ के इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, यानी आप जन जागरण अवश्य करना चाहते हैं। मुझे पता है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल धन्यवाद देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो त्याग है ये भी एक त्याग है अपने मनोरंजन को छोड़कर एक ज्ञान की बात करें। जी यशोदा मैम। जी, जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो जो जैसे कि दिनेश जी बता ही चुके हैं, लेकिन आज जो हर सैटरडे हम रात को 9 बजे अपना एक रोजगार के ऊपर एक चर्चा लेकर आते हैं। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है कैसे हम मशरूम तो कई प्रकार की होती है, पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं, लेकिन 900 रुपए प्रति किलो की जो मशरूम है 9,000 9,000 रुपए प्रति किलो की जो मशरूम है वो हम बहुत कम खर्च में भी कैसे हम इस रोजगार को कर सकते हैं। और इसको समझाने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं मशरूम एक्सपर्ट पूरन चंद जोशी जी। पूरन चंद जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वन यूके टीम के लाइव पेज पर। धन्यवाद जी। और जैसा कि हर अपने आए हुए गेस्ट से मैं उनका एक छोटा सा परिचय जानना चाहूंगी। आपसे भी मैं आपका एक छोटा सा परिचय। मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। जी। चौबटा खाल ब्लॉक क्षेत्र से। और मेरी बेसिक लाइफ आर्मी की है बैकग्राउंड। उसके बाद सिविल में आने के बाद सिविल सर्विस है और अपना बिजनेस बैकग्राउंड है। इसके साथ मैंने उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में मशरूम के बारे में स्टडी की है, रिसर्च की है, ताकि वहाँ के लोग अपने स्वरोजगार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और प्रवासी लोग जो भी उत्तराखंड में जाते हैं उनको ऐसा न लगे कि हम यहाँ पर आके आइडल हो गए हैं। अगर 10 दिन रहते हैं तो 10 दिन बेकार हो गए, उनको वहाँ से कुछ न कुछ मिले, ऐसी मेरी सोच थी। और उसी के ऊपर मैंने काम किया है लगभग पिछले 30 सालों में अपनी जवानी के टाइम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और सबसे पहले दिनेश जी, आपके मन में कोई सवाल है या मैं सवाल स्टार्ट करूं? नहीं, आप सवाल स्टार्ट कर सकते हैं। बस मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको इतना कहना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो प्लीज सबके साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने उत्तराखंडियों के बीच में एक जागरूकता लेके। जी जोशी मैम। जी। तो दिनेश जी जैसा बोल ही चुके हैं, तो मैं भी चाहूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपना कीमती टाइम निकालकर हमें देखते और सुनते हैं, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को और हमारे दोस्तों को ये जानकारी मिल सके। पूरन चंद जोशी जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि मशरूम की बहुत सारी किस्में होती है, हमने देखी भी है, सुनी भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी जो मशरूम है वो काफी उपयोगी होती है और क्यों? सवाल के लिए आपका धन्यवाद। पहले बात तो ये है कि सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी वेस्टर्न मशरूम से, क्योंकि वेस्टर्न मशरूम उगाने में बहुत ही आसान है और इसकी तैयारी भी 20 दिन पहले होती है। 20 दिन के बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, फसल निकलना शुरू हो जाती है। आज से 30 साल पहले जब मैंने इस बार इस मशरूम के बारे में स्टडी की थी, तो मुझे लगा कि ये मशरूम उत्तराखंड के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और आसानी से उगाया जा सकता है। जो जंगल के वेस्टेज हैं उनसे और जो खेतों में जो प्रोडक्ट मिलता है उनसे, लेकिन समय आते आते उसमें परिवर्तन करना पड़ा। और आगे टेक्नोलॉजी चाइना, जापान वगैरह से जो दूसरी टेक्नोलॉजी हमने स्टडी की है, उसके बाद फिर एडवांस किस्म के मशरूम पर भी हम लोगों ने स्टडी शुरू की। लेकिन इस समय में जितना भी मेरे को वहाँ पर काम करने का समय मिला, तो लोग थोड़ा पीछे रहे उसमें। हालांकि आज उत्तराखंड में काफ़ी सारे लोग मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, वेस्टर का मशरूम उत्पादन कर रहे हैं।
और मेरी कल्पना ये है कि जब लोग 3 महीना इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे और 3 महीने मशरूम उगा लेंगे, मशरूम खा लेंगे, अपने रिश्तेदारों को खिला देंगे, पड़ोसियों को खिला देंगे, तो उसके बाद हम एडवांस मशरूम के ऊपर काम करेंगे। तो ये इस तरह से इस दिशा में मैं चल रहा था। ओवर टू यू। जैसा कि आपने कहा कि आपने मशरूम को इसलिए चुना कि इसको काफी आसानी से हम अपना व्यवसाय बना सकते हैं, तो मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि इस व्यवसाय को करने के लिए हमें कम से कम कितने बजट से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं? देखिए और यशोदा जी, मैं तो 500 रुपए से लेकर के 5 करोड़ तक के बजट बना देता हूँ, पर मैं 500 रुपए में ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। 3 महीने का टाइम होता है, एक 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद 3 महीने का टाइम होता है, जबकि हम आपको मशरूम के सारे अप डाउन समझा सकते हैं। तो आप अपने घर में करके देखिए 500 रुपए खर्च करने के बाद, तो मैं वही बात को प्रेफर करूंगा कि आप 500 रुपए खर्च करिए और उसके बाद 3 महीने के बाद में फिर आपको क्या करना है उसको हम तय करेंगे। जी जी। और आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मशरूम के उत्पादन के लिए हम किस प्रकार के हमें वातावरण की आवश्यकता होती है और पहाड़ों के किन क्षेत्रों में हमें इस उत्पादन को हम कर सकते हैं या किया जा सकता है, इस बारे में अगर कुछ जानकारी आप देना चाहें। जी बिल्कुल, जानकारी हमें सब है। मैं जी उत्तराखंड जी। में कोई भी इलाका है, जितना ट्रॉपिकल एरिया पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसमें अराउंड द ईयर मशरूम उत्पादन किया जा सकता है। उत्तराखंड को मैंने इसलिए चुना है कि विशेषता ये है कि प्लेन्स में हम लोग 3 महीने के लिए मशरूम उत्पादन कर सकते हैं और पहाड़ों में 12 महीने। लेकिन मैं 12 महीनों को छोड़ करके अगर मैं 10 महीने की बात करूं तो दिसंबर और जनवरी का महीना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें आपको आराम करने का मौका मिल जाएगा, अपने मशरूम हाउस को मेंटेन करने का मौका मिल जाएगा, जो कमाया है उसको खाने का मौका मिलेगा। तो 2 महीने मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप वहाँ पर मशरूम उगाइए, आराम करिए उस टाइम पर और अपनी पूरी तैयारियां करिए उस बीच में। तो 10 महीने जो कि भारत में कहीं भी नहीं होता है, ये उत्तराखंड में ही हो सकता है, जो कि साल भर में 10 महीने मशरूम उत्पादन किया जा सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने हम एक्चुअली कुछ तो इशू है, जो टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पब्लिक है उनको आवाज हमारी बार बार आ रही है। तो मैं क्षमा चाहूंगा, ये लास्ट टाइम भी हुआ था। मैं अजय भाई इसको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, वो क्योंकि उत्तराखंड का भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जाके मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है। तो जो भी साथी इसको देख रहे हैं, जो ये आवाज बार बार आपको रिपीट आ रही है पब्लिक को, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि जैसे लास्ट टाइम जोशी जी हमने किया था, हम ऐसा है कि मैं जब भी यशोदा जोशी मैम कुछ बोलेंगी उनको अनम्यूट कर दूंगा और लोगों के सवाल आने शुरू हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि उसको भी हम धीरे धीरे लेते रहें। तो वो सवाल जो है हमारी स्क्रीन पर दिखाई देंगे और यशोदा जोशी मैम उनको भी धीरे धीरे लेती रहेंगी। तो मैं थोड़ा कम बोलूंगा और मुझे लगता है जहां मुझे बोलना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, मैं अपना हाथ ऐसे कर दूंगा और आप दोनों चर्चा चालू रखिएगा। मैं यही कहना चाहता हूं। तो मैं खुद को म्यूट करता हूं और आप सभी यशोदा जोशी मैम को अनम्यूट करता हूं। जी दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम, वैसे आपको भी बोलना चाहिए लेकिन आप मुझे ज्यादा मौका दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि जोशी जी, मेरा एक सवाल जो अगला आपसे है, वो हर किसी जो आज हमारे दर्शक हमें देख सुन रहे हैं उनका भी ये सवाल है और आज का हमारा टॉपिक भी है वो, कि जैसे कि 200-300 रुपए किलो या उससे ज्यादा की मशरूम के बारे में हमने जाना भी है, सुना है और खाया भी हुआ है, लेकिन जैसे कि आज का टॉपिक है कि 9,000 रुपए प्रति किलो वाली जो मशरूम है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्या खासियत है, आप बताएं। 9,000 रुपये किलो भी है और 1250 रुपये किलो भी है। 9,000 रुपये किलो वाले को गैनोडर्मा कहते हैं और जो 1250 रुपये किलो है उसको सिटाकी कहते हैं। ये जापान में उगाए जाते हैं। ये 9,000 वाले की विशेषता ये है कि भारत देश में 200 करोड़ रुपए सालाना इंपोर्ट किया जाता है ये विदेशों से। हमारे देश में इसको उत्पादन बहुत कम है, ना के बराबर है, सिर्फ वैज्ञानिकों की लेबोरेटरी तक ही सीमित रह के आ गया है। और इसको हम उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आसानी से उगा सकते हैं। जो सड़े हुए पेड़ हैं, पुराने पेड़ हैं, उन पे उगाया जाता है ये। और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो विटामिन हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये 72 किस्म की कैप्सूल में इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों में, मेडिसिनल। टोटली जो 9,000 रुपये की आप बात कर रहे हैं, तो ये 72 किस्म की कैप्सूल में इंडिया में पड़ता है, जिसको कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है।
तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम इसको पहाड़ों में शुरू करते हैं तो कम से कम 200 करोड़ रुपए तो आपने देश का बचा दिया है, और ये आपको डायरेक्ट उत्तराखंड में मिलेगा। तो इससे बढ़िया तो कोई हिसाब किताब हो नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा। और जो साथी जानना चाहते हैं, मैं उनको लाइव स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली कल मैंने थोड़ा, सर ने जब बताया गैनोडर्मा के बारे में, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब जो स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा साथियों, वो गूगल पे मैंने एक ये नाम डाला था, उसका प्राइस आप भी देख सकते हैं। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और जहां से मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा कि ये कौन सा मशरूम है, जिसको नाम स्पेलिंग समझ में नहीं आई है, वो साथी इसको देख सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेडिसिनल जो इसका यूज है, ये काफी अच्छा रहेगा। अगर मेडिसिनल हमारा ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर इस तरह से हो सकता है, और जैसा कि बताया कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से इजीली हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हो सकता है। तो मेरी अभी स्क्रीन जो है वो हैंग हो गई है। मैं चाहूंगा कि यशोदा मैम आप चालू रहिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मेरे एंड से अनम्यूट नहीं हो पाएगा, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है। तो मैं फिर से अभी जुड़ूंगा तो दिखाता हूँ जी। जी सर, अगला सवाल जो है मेरा वो आपसे है कि आपने मशरूम के बारे में हमें बताया है, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल की हमें जरूरत पड़ती है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, इस बारे में कुछ जानकारी दें। जी, कच्चा माल के लिए हमारे पहाड़ों में जितने भी जंगलों में सड़े हुए पेड़ होते हैं जी, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि खेतों में आजकल जगह जगह जंगल उगाए हैं, खड़ीक वगैरह हैं, पहाड़ों में उग गए हैं, जिनको कि सरकार कह रही है कि इन पेड़ों को हटाओ। पर उसके लिए मैंने विशेष तौर पे एक तैयारी की है कि जो कमर्शियल प्लांट्स हैं, कमर्शियल ट्रीज हैं, जैसे कि पॉपुलर, तो ये पॉपुलर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, रामनगर से या कोटद्वार से या हरिद्वार वगैरह से ले करके, और इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको यूज़ करने से पहले मैं ये कहता हूँ कि पहाड़ों में जितने भी जंगलों में सड़े हुए पेड़ पड़े हुए हैं उनको हम जी, स्टरलाइज करके और उसमें स्पॉन प्लांट करते हैं, और उस पर ये मशरूम जल्दी उग जाता है। अगर हम पॉपुलर पे चलते हैं तो पॉपुलर पे लग जाता है 6 महीने, साल भर का टाइम लग सकता है। लेकिन लकड़ी के बुरादे पर और जो सड़े हुए पेड़ों पर है, ये 6 महीने में ही फ्रूटिंग करने लगता है। जी, जी, बिल्कुल। और जैसा कि जी दिनेश जी आप बोलिए। दर्शक हमारे देख रहे होंगे स्क्रीन पे जिस मशरूम के बारे में आज हमें जोशी सर बता रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको शायद मेरी आवाज आ रही होगी। तो मैं सभी साथियों को इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि इसका नाम है गैनोडर्मा मशरूम, और इसका प्राइस जो अगर आप देखेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 9,000 रुपए किलो है। आपको ये आप देख सकते हैं, इसको ऋषि मशरूम भी कहा जाता है, ये इसका नाम दिया हुआ है। और गैनोडर्मा ल्यूसिडम इसका नाम है। 9,000 रुपए प्रति केजी इसका प्राइस है। और आप जिसको देख रहे हैं, इसकी मैं इमेजेस भी आपको दिखाना चाहूंगा। आप प्लीज ये इमेजेस भी देखिए, ये इमेजेस हैं। और साथ में मैं आपको इमेजेस दिखाना चाहूंगा हमारे गेस्ट श्री पूर्णचंद्र जोशी जी की, क्योंकि इन्होंने मुझे कुछ जानकारी भेजी थी, और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक सेकंड में आपको सर्च करके दिखाता हूँ। पी सी जोशी जी, इन्होंने अपनी कुछ फोटो मुझे भेजी थी मशरूम के साथ। तो वो मशरूम की फोटोज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो सर ने मुझे भेजी थी। वही चीज जो आपने देखी अभी। इस तरीके से ये गैनाडोर्मा मशरूम जो है, या अन्य मशरूम है जो सर उगा रहे हैं, वो इस तरीके से होते हैं। एक जैसे सड़े हुए पेड़ की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और सर ट्रेनिंग भी दिनेश जी, जी सर। मैं थोड़ा करेक्ट मैं कर थोड़ा दूं करेक्ट कर दूं आपको, नहीं उगाता हूँ, प्लीज प्लीज। मैं मशरूम नहीं मैं उगाता मशरूम हूँ, नहीं बहुत उगाता लोगों हूँ, को तो इनकरेज लोगों को करता हूँ इंकरेज मशरूम करता उगाने हूँ के मशरूम उगाने के लिए। जी 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 लिए। जी, धन्यवाद सर। तो सर मशरूम उगाते नहीं, वो एनकरेज करते हैं, वो अपनी गाइडेंस देते हैं। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने फोटो भी हमें भेजी है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिन्होंने गैनाडोर्मा मशरूम के बारे में पूरी रिसर्च करी है, और हमें बता भी रहे हैं टीम को। मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से देखें गैनाडोर्मा मशरूम। तो ये इन्होंने, सर ने मुझे इसका नाम भेजा था,
और मैंने इनसे जब प्राइस पूछा तो सर ने बताया कि ये प्रति केजी है। आप गूगल पे जाएंगे, ऐसे सर्च करेंगे, इसका प्राइस आप सर्च कर सकते हैं, तो जैसे ही आपको दिखाएगा 9,000 रुपीज पर केजी। इस नाम को आप बोलते हैं तो मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूं, इस मशरूम के नाम को अपनी चैट के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि हम अपना ये चालू रखें। जी, मैं म्यूट कर। जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने देख लिया होगा कि ये किस तरीके की मशरूम है और रेट का आपको बता ही चुके हैं और मशरूम का नाम भी आप जान ही चुके होंगे। बाकी दिनेश जी जो हैं वो इनबॉक्स में भी इस मशरूम का जो नाम है वो डिस्प्ले कर देंगे। आगे सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये मशरूम के बारे में आप हमने अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद मैं आगे जानना चाहूंगी कि ये मशरूम जो है वो कितने टाइम बाद तैयार हो जाती है कि इसको हम तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं या आगे सेल भी कर सकते हैं? जी सर। देखिए यशोदा जी, मशरूम के बारे में तो ऐसा है कि जो ओयस्टर मशरूम अभी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में उगा रहे हैं, जी जी उसको 20 दिन का साइकिल होता है। 20 दिन में 25 दिन में मशरूम फ्रूटिंग आने लगती है। जी जी और ये जो सिटाकी और गैनोडर्मा है, ये हालांकि मुझे तो एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा टाइम लगा, सालों साल लग गए, लेकिन अभी हम इसको 6 महीने में उगा लेते हैं। 6 महीने पर ये फ्रूटिंग देने लगता है। तो आपको 6 महीने का इंतज़ार करना है। और ये 6 महीने के इंतज़ार से पहले मैं ओयस्टर के लिए लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप ताकि आपका अर्निंग शुरू हो जाए पहले, फिर आप 6 महीने का इंतज़ार कर सकते हैं। तो 6 महीने ही मैं बता सकता हूँ कि 6 महीने में इसमें फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाती है। जी सर, हमारे जो फेसबुक के एक यूजर हैं वो भी जानना चाहते हैं कि जिस मशरूम के बारे में जो 9,000 रुपए केजी पर केजी मशरूम जो है जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं सर, तो वो उसके जो स्पर्म है वो हम कहाँ से हम ले सकते हैं? जैसे हाँ, आम उसको मशरूम के जो देखिए। जी सर। हाँ, ये एक ही बात है, कोई भी लेबोरेटरी है उत्तराखंड में तो नहीं है ऐसे। इनका जो दिव्या रावत हैं उनके यहाँ पर तैयार होता होगा, बाकी गवर्नमेंट पे स्तर पे तो कुछ नहीं है। लेकिन नोएडा में और ये हरियाणा में मूर्थल एक जगह है जो दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ से हरियाणा गवर्नमेंट का है वो, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और यहाँ जी आसानी से उसके स्पॉन मिल जाते हैं। और नोएडा वाले तो भेज देते हैं, पहाड़ों में भेज देते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज देते हैं। जी सर। सिर्फ उनको 20-25 दिन पहले हमें बताना होता है कि हमारे लिए ये स्पॉन तैयार कर दीजिए, और वो मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। जो पंत यूनिवर्सिटी है यहाँ पर भी कर सकते हैं वो लोग, लेकिन पंत यूनिवर्सिटी के बजाय हमें सबसे ज़्यादा इजी पड़ेगा नोएडा से ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंगाना, या फिर मूर्थल से उसको मंगाना आसान पड़ता है। क्योंकि दिल्ली और उत्तराखंड का आना जाना तो रोज का ही होता है। तो जी जी कोई भी सर। आसानी से ले जा सकता है उसको, एक दिन में ले जा सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर, आगे मैं एक यूजर का ही जो सवाल है वो लेना चाहूंगी। तो जोशी जी आगे मैं जानना चाहूंगी जी। कि एक जो हमारे एफबी यूजर हैं उनका सवाल है कि अगर कोई भी जो जिस मशरूम के बारे में आपने अभी जानकारी दी है वो अगर वो इस पर खेती करना चाहते हैं या ये व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो उनको कहाँ से लेनी होगी? जी हाँ, सर। ट्रेनिंग तो मैं ही दूंगा, ट्रेनिंग तो मैं ही दूंगा। नहीं तो आप क्योंकि बताइए कौन कौन सी जगह आना होगा उनको और कितने टाइम उनको की तो नहीं ट्रेनिंग आना होगी, होगा। समय लगेगा? अभी तक ऐसे करता हूँ मैं पहाड़ों में कि ब्लॉक लेवल में या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रोग्राम, तो वहाँ जी पर वो मेरे को कॉल कर लेते हैं, या मैं खुद उसको ऑर्गेनाइज करके मैं खुद ही चला जाता हूँ। पर मैं टेली काउंसलर भी हूँ, टेलीफोन पे भी मैं ये सारी बातें बताता हूँ। अगर किसी जगह में किसी एक एरिया में अगर 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 50 लोग इकट्ठे होते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मैं 2-4 दिन के लिए वहाँ पर जा करके और उनको ट्रेनिंग भी दे देता हूँ। जी सर। सर आगे मैं जानना चाहूंगी कि एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है और मेरे मन में भी है कि इस व्यवसाय को हमने किया और हमने इसका उत्पादन भी काफी मात्रा में कर लिया, तो इसके बेचने की जो सबसे मेन जो सवाल हम सबके मन में आता है कि हमने व्यवसाय करके इसको उत्पादन भी काफी मात्रा में कर लिया, लेकिन जहां बेचने का सवाल आता है तो उसका उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है या क्या व्यवस्था है और किस कीमत पर? कीमत आप वैसे भी बता चुके हैं लेकिन फिर भी और किस कीमत पर हम उसको आगे सेल कर सकते हैं? जी सर। ये सवाल थोड़ा मुश्किल सवाल है,
क्योंकि जी। जब जहाँ पर उत्पादन ही शुरू नहीं हुआ वहाँ पर उसका ट्रेड कैसे किया जा सकता है। परंतु हालांकि जब हमने इस लाइन में इतना सारा अंदर तक चले गए हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड का भी हमने इंतजाम किया होगा। लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि उत्तराखंड के जो प्रवासी स्किल लड़के हैं वो वहाँ पर जा कर के अपना ट्रेडिंग का काम शुरू करें। तो ट्रेडिंग में क्या है, लाखों रुपए का हिसाब किताब है, कोई 1000 2000 10,000 का नहीं है ये। जी। लाखों रुपए उनको ट्रेड करना है। लेकिन अगर कोई उत्तराखंड में तैयार नहीं होता है तो हम अपने बेटे को बोलेंगे कि वहाँ पे जाकर के इस काम को कर सकते हैं वो। लेकिन पहले उत्पादन पे ध्यान दिया जाए, पहले ट्रेडिंग पे अगर ध्यान ना दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। पहले प्रोडक्ट तो अपने हाथ में हो पहले। जी दिनेश जी। सर मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि मैं थोड़ा मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, अपनी ओर से भी कुछ तैयारियां करी हैं, पहले छोटा मोटा बिजनेस भी किया हुआ है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और मेरा ये मानना है कि हमें पता है कि उत्पादन तो हम कर ही लेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन मेरे नजर में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हालांकि जो सेल्स है, क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया, मेहनत लगा लिया, एफर्ट्स लगा लिए, जब तक क्लाइंट हमें पहले नहीं मिलते हैं हमें आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा। हम थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं सर इस पे, ऐसी कोई बात नहीं कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे कल आपने मुझे बताया भी था और मैं थोड़ा सा रिसर्च भी करी। तो हमारे पास जैसे इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट है, अलीबाबा जैसी वेबसाइट, तो इसमें क्या है, इंडिया के अंदर तो इंडिया मार्ट है और भी रिनोन वेबसाइट है। अलीबाबा बहुत फेमस वेबसाइट है, वैसे तो चाइना की है, लेकिन इसके अंदर वेंडर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर वाले लोग हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो वो ये चीज जो परचेज करती है अपना प्रोफाइल डाल के रखती है। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट हम कर सकते हैं, ये रिसर्च वाला काम हम कर सकते हैं, और एक दूसरे सेशन में आके लोगों को पूरी जानकारी दी जा सकती है कि ये मशरूम हम उगाएंगे तो इसको कहाँ बेचा जा सकता है। रेट तो हमें पता चल गया, जब हमने देखा, भी मैंने गूगल की स्क्रीन पे दिखाया तो बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स नजर आ गए। अब इतने सारे अगर उसके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कहीं ना कहीं तो बिकता है। और जैसा कि आपने बताया फार्मास्यूटिकल कंपनी में बिकता है, तो हमारी जानकारी, मेरी खुद जानकारी में एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छे स्तर पर हैं वो, तो उनसे मैं पूछ सकता हूँ, उनके कनेक्शन में कहीं ना कहीं होंगे जहाँ पे इनकी लैब्स होती हैं या जहाँ पर ये इनका प्रोडक्शन होता है, उनको किस मात्रा में, किस क्वालिटी में, किस फॉर्म में ये चीज चाहिए। तो इतनी रिसर्च हम कर सकते हैं, मिल के थोड़ा बहुत मिलके प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। और इसमें सर, या फेसबुक यूजर हैं हमारे, इन्होंने पूछा कि गैनोडर्मा मशरूम जो है वो किस महीने में उगाया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं, धीरे धीरे पता चलता है। और इसका बीज कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, ये आपने बता दिया, नोएडा में और अपना हरियाणा के अंदर सोनीपत वाला क्षेत्र, वहां से है जी। और कितने महीने में ये तैयार हो जाती है, आपने बताया 6 महीने में हो जाता है। इसकी सेल्स और मार्केटिंग के लिए मैंने बताया कि जैसे हम इंडिया मार्ट और इसमें देख सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ी रिसर्च कर लेंगे। जो सवाल ये आता है, एक जो किस महीने में, ऐसा कुछ महीना भी स्पेसिफिक है सर इसके लिए? उत्तराखंड के पहाड़ों में दिसंबर और जनवरी के अलावा जी आप 10 महीने इसका उत्पादन कर सकते हैं जी। सर एक सवाल और आया जी, वो आपने बताया था, मैं बस यूजर को बताना चाह रहा था, आपने पहले भी बताया। तो एक सिताकी मशरूम के बारे में बताया आपने, उसका प्राइस भी बताया, शायद 1250 रुपए के आसपास है, और ये सॉस के रूप में बहुत प्रचलित है। मेरे ख्याल से ये जो साथी जिन्होंने प्रश्न पूछा है, ये शायद होटल इंडस्ट्री से हैं, उनको बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है इस बारे में। तो उन्होंने कहा इसका होता है और काफी महंगा भी है, तो ये भी काफी महंगा है। क्या उत्तराखंड में इसका उत्पादन हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर गाइडेंस दे दें। वही सेम क्वेश्चन के किस समय होता है, कितना टाइम लगता है, इस टाइप के कुछ अगर बता पाए सिताकी मशरूम के बारे में। जी, सबस्ट्रेट के मामले में वो गैनोडर्मा के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वही इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लकड़ी का बुरादा है और सुरई जो कैक्टस होती हैं पहाड़ों में वो है, और पॉपुलर के पेड़ हैं वो, और इसके अलावा जो जंगल में सड़े हुए पेड़ हैं उनके ऊपर सिटैकी और गैनोडर्मा दोनों बहुत आसानी से दोनों की एक ही टेक्नोलॉजी है, उसको उगाया जा सकता है। धन्यवाद सर। मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, उसके बाद मैं यशोदा जी को पास कर दूंगा। तो ट्रेनिंग कहाँ पर कितने दिन की होगी? आपने बताया कि ट्रेनिंग आप देंगे, ये कहाँ पर होगी और इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है या इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बिस्टर जी, मैं ट्रेनिंग के बारे में और थोड़ा सा गहराई से आपको बताऊं। 2 तरह से ट्रेनिंग दी जाती है।
एक तो ब्लॉक स्तर में बीडीओ को बता करके कि हम मशरूम की ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, तो वो आगे सीडीओ को बोल के या प्रोविंशियल डेवलपमेंट ऑफिसर को बोल करके किसी से स्पॉन्सर करवा देते हैं। तो उसमें क्या है 50-55 लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है, और वो अगर मुझे बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में खुद जाना पड़ता है। जैसे भरसार में है, गढ़वाल में है, भरसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इधर पंत यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर खुद जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैं ट्रेनिंग में दे देता हूँ और एक दिन का प्रोग्राम वहाँ पर कर देते हैं। एक दिन के प्रोग्राम में वो अपना छोटी मोटी बातें सिखा करके और उनको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट लेवल पे दिए जाते हैं, क्योंकि मैं तो सर्टिफिकेट देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, या तो कोई रजिस्टर्ड संस्था हो तो तब तो हो सकता है। तो सर्टिफिकेट के लिए मेरे को डिपेंड करना पड़ता है पंत यूनिवर्सिटी पर या फिर इस पे भरसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो ट्रेनिंग तो हम दे देंगे, 5 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे। एक दिन जो कंपनी स्पॉन्सर करती है वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है कि हमारा ये है, हम इसमें ये देते हैं, हम इतना लोन दे देंगे, ये सब चीज़ें चलती हैं। एक दिन हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना होता है और उसके बाद उनको वहाँ से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि कोई भी हम व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम ये मशरूम का अगर उत्पादन करते हैं या इस व्यवसाय को चुनते हैं तो क्या इसमें किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? यदि हाँ तो हम कहाँ से ले सकते हैं और कैसे? जी ये सर। बिल्कुल जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों में मंडुआ उगाते हैं और राजमा उगाते हैं, झंगोरा उगाते हैं, ये भी उसी तरह का काम है। एग्रीकल्चर, इसमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। बिना लाइसेंस के आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही है कि अगर आप सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहते हैं तो आपको एक संस्था बनानी होगी और उस संस्था के माध्यम से आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं ट्रेनिज लोगों को। और नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है कि या तो हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेते हैं, पंत यूनिवर्सिटी में जाएंगे या भरसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो फिर वो लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं। एक दिन वहाँ पर 1-2-3 घंटे वहाँ पर बिता करके ट्रेनिंग तो पूरी हम कर देते हैं उनकी, और वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। जी सर। तो कोई लाइसेंस की जरूरत इसमें नहीं है। जी बिल्कुल। जी दिनेश जी। जी धन्यवाद। मुझे बार बार हाथ उठाना पड़ रहा है, मैडम मेरा नंबर है। तो सर बहुत सारे साथी आपका नंबर भी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि वो शायद पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपका नंबर शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा जब भी मेरे प्रोग्राम मोबाइल नंबर जरूर देता हूँ ताकि अगर दिक्कत आती है तो मैं आराम से मेरा फोन नंबर आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। जी सर, मैंने जो भी साथी जुड़े हुए हैं मैंने सर का नंबर फ्लैश कर दिया है। श्री पूर्णचंद्र जोशी जी हैं, इनका नंबर है 9810237931। तो ये नंबर आप इनका सेव कर सकते हैं अपने पास, और इससे आपको पता चल जाएगा जो भी जानकारी आपको लेनी है सर से आप बात करके पता कर सकते हैं। जी मैं यशोदा मैम को पास करता हूँ। जी सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि मशरूम, और आप पहले भी बता चुके हैं कि मशरूम में काफी पोषक तत्व और फायदे हमें मिलते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मशरूम के पोषक तत्व और फायदे गुण के साथ साथ में अगर कुछ नुकसान भी हैं तो वो क्या हो सकते हैं, ये हमें बताएं। नहीं नहीं, मशरूम में तो फायदे फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है। कुछ हो सकता है कुछ 1000 लोगों में से एक आदमी ऐसे हो जिसको मशरूम से एलर्जी हो सकती है, वो मशरूम को ना खाएं। जी। वो 1000 के 10,000 में 10,000 लोगों में से एक आदमी ऐसे हो सकता है जिसको कि मशरूम से एलर्जी हो सकती है, ऐसे देखा गया है। पर वो लोग ना के बराबर हैं, तो इसमें नुकसान कोई। एलर्जी भी होगी तो उसको नॉर्मल क्या होगा, उबकाई आएगी, थोड़ा लूज मोशन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ देखने में हमें मिलता नहीं है कभी भी। यानी मशरूम से ज्यादा हम फायदा ही उठा सकते हैं और उसके पोषक तत्व या जो आयरन या प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। जी सर। हाँ। तो आगे जो है मशरूम की जो कौन सी किस्म है वो कौन सी अच्छी और बेहतरीन है, या इसके उत्पादन में हमें क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, ये भी हमें बताएं। देखिए कठिनाइयों का, यशोदा जी क्या कठिनाई हो सकती है, एक एग्रीकल्चर फार्मिंग है। तो शुरू में अगर आप एक छोटी ट्रेनिंग लेते हैं, ओयस्टर मशरूम से शुरू करते हैं 500 रुपये खर्च करके, तो आपको क्या कठिनाई आएगी? 2-3 महीने में आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते हैं।
फिर उसके बाद आप शिटाकी पर शुरू करिए काम। गाइड करने के लिए हम आएंगे, आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे, फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आप और एडवांस चले जाएंगे तो जो गैनाडर्मा की आप लोग अभी से ही चर्चा कर रहे हैं उस पर जा सकते हैं। तो कठिनाइयाँ कुछ नहीं होती हैं, थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे साइंटिफिक अप डाउन्स आ जाते हैं जो कि 2-3 दिन की ट्रेनिंग में पूरे नहीं किए जा सकते। जब आप काम करते हैं, ग्राउंड में काम करते हैं, तब आपको लगता है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ तो ₹500 का नुकसान हो। ₹500 में 3 महीने अगर आप मशरूम कल्टीवेट कर लेते हैं तो आप अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है आपको, और आगे भी ये सिस्टम जारी रहता है। हम आपके साथ में रहते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं। जी सर। सर एक फेसबुक के यूजर है जो जानना चाहते हैं कि इस मशरूम के लिए, जिस मशरूम के बारे में आपने हमें जानकारी दी है, उस मशरूम के लिए किस तरह के टेम्परेचर की जरूरत होती है और कितनी होनी चाहिए? जी सर। यशोदा जी, टेम्परेचर का तो एक साइंटिफिक पैमाना है कि वो 18 डिग्री 14-15 से लेकर के 18-24 डिग्री तक टेम्परेचर, उसको हम 2-4 डिग्री ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल होगा कि उसको कैसे किया जा सकता है। अगर मान लो आप टेम्परेचर हमें चाहिए 20 डिग्री और 25 हो गया तो उसको कैसे डाउन किया जाता है, ये हम ग्रोवर्स को बता देते हैं, फ़ोन करके बता देते हैं या ट्रेनिंग के दौरान बता देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान बताने से उनको समझ में नहीं आ पाता है साइंटिफिक अप डाउन्स। तो ये चीज़ें जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो तभी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो पाएंगी। या टेम्परेचर अभी जैसे आजकल तो 4-5 डिग्री पर भी टेम्परेचर चला गया है, तो इसको कैसे ऊपर बढ़ाया जाता है बिना एयर कंडीशन मेंटेन, बिना एसी मेंटेन किए हुए कैसे ऊपर बढ़ाया जाता है, ये हम जिनके साथ में प्रॉब्लम आती है उनको बता देते हैं कि इस तरह का काम करो आप। जैसे कि गर्म पानी की भाप, कमरे में मशरूम हाउस के अंदर गर्म पानी की भाप देना या गर्म पानी फर्श पर फैलाना। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम टेम्परेचर को बिना एसी यूज़ के बैलेंस कर देते हैं। पहाड़ों में कभी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस्तेमाल करने के लिए। जी जी। जोशी जी, एक क्वेश्चन और हमारे नहीं, ये हमारे दिनेश मिश्र जी का ही क्वेश्चन है कि क्या इस ट्रेनिंग पर, अगर हम ये ट्रेनिंग लेना चाहें तो क्या इस ट्रेनिंग पर कुछ खर्चा भी लगेगा? जी सर। ट्रेनिंग पे खर्चा, मैं तो फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ जी। और सिर्फ आपके दाल चावल खाऊंगा, वो गांव में बुलाओगे तो दाल चावल खाऊंगा, खाना खाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट लेवल में अगर करते हैं, ब्लॉक स्तर पे करते हैं या उद्यान विभाग की तरफ से किया जा सकता है तो वो लोग हमें ऑफर करते हैं, वो उनका बायलॉज है कि देना है। पर अगर मुझे कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी गांव में बुलाएंगे तो उनके लिए कोई खर्चा नहीं है, मैं उनको फ्री में 4-5 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ। जी दिनेश जी बोलिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज भेजा एक यूजर ने कि दिनेश जी, यशोदा जी, सर से पूछिए कि एक गुच्छी मशरूम भी होता है जिसकी मार्केट में कीमत 30,000 रुपए है। इसको गढ़वाली में जुमला और इंग्लिश में मोरल मशरूम कहते हैं। इसकी कोई खेती हो सकती है या नहीं, मुझे तो पता नहीं सर, इसके बारे में, मशरूम के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और आपको अगर इसके बारे में नॉलेज है तो, जानकारी है तो प्लीज बताइए गुच्छी मशरूम के बारे में। जी, गुच्छी मशरूम कश्मीर में होती है, हिमाचल के पहाड़ों में होती है, लेकिन ये नेचुरल, ये हमारे चमोली गढ़वाल में भी होती है, लेकिन ये नेचुरल तरीके से होती है, इसको अभी तक फार्म में नहीं उगाया गया है ये। और 30,000 रुपये तो मेरे ख्याल से बहुत कम कह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा महंगा होगा ये। तो उसको फार्म में अभी तक कोई वैज्ञानिक कहीं ये वो तो नहीं जिसको हम कौन सी एक घास, एक घास बोलते हैं हम, जिसको उगाया जा रहा है ठंडे टेम्परेचर में, कहीं 2 लाख रुपए किलो है? नहीं, दूसरी चीज है जी। वैसे भी पहाड़ों में सारे मशरूम हो जाते हैं जो कि बहुत कीमती होते हैं, वो हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग उनको इग्नोर करते हैं। तो उनमें से गुच्छी भी एक है जो नेचुरल तरीके से पहाड़ों में उग जाती है, बर्फानी इलाकों में उग जाती है। जी सर, तो हमारे यूजर का जो है उनको उनका आंसर मिल गया होगा। सर जोशी जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि उत्तराखंड के जंगलों में भी हमें मशरूम मिल जाती है और कई लोग जो जानकार हैं उस मशरूम को यूज भी करते हैं, जबकि थोड़ा खतरा भी है क्योंकि जहरीली मशरूम भी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हम अपना खुद व्यवसाय करके जो मशरूम हम उगाते हैं उसमें, और जो जंगलों की जो मशरूम हमें देखने को मिलती है, उसमें कुछ अंतर होता है? अगर है तो आप शेयर कीजिए। जी
अंतर है। जैसे अभी बेस्ते जी ने गुच्छी का सवाल किया था, तो इस तरह के जो हाई वैल्यू मशरूम हैं वो नेचुरल तरीके से पहाड़ों में उग जाती हैं और उनको फार्म में भी उगाया जा सकता है उनको। लेकिन अभी तो हम गिनती के मशरूम पर, अभी 2500 किस्म के मशरूम होते हैं इंडिया में, ईडेबल मशरूम जिनको हम खा सकते हैं, तो हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है, परंतु सबको खाते हैं और उनको खाने से कोई नुकसान नहीं है। घटनाएं घट जाती हैं और वो घटनाएं कुछ इस तरह की होती हैं कि मशरूम पॉइजनस तो नहीं होते हैं, एलर्जेटिक हो सकते हैं। अभी एक मशरूम मान लो आपने खा लिया है, जंगल से उठा के खा लिया, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो जी जी उल्टी हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, लेकिन उससे आदमी मर नहीं सकता है, लेकिन वो मर जाता है डर के कारण कि जी ये जी मशरूम जहरीला मशरूम है। तो ऐसे जहरीले नाम से अभी तक कोई मशरूम उत्तराखंड में या पहाड़ी इलाकों में आया नहीं है कोई नोटिस में। है, पॉइजनस मशरूम भी हैं। जी जी पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने निकाले हैं कि इन मशरूम को नहीं खा सकते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ मशरूम फार्म की बात करते हैं। जो फार्म में आप उगाते हैं उनमें कोई चांस नहीं है, 1%, 0% भी चांस नहीं है कि कोई पॉइजनस हो। जी सर। सर जैसे कि एक यूजर है, उन्होंने कहा कि सर की जो बात है वो आधी रह गई थी, कि जिस बारे में वो जानना चाह रहे थे कि ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट के लेवल पे अगर हम कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उस डिपार्टमेंट के बारे में या कहाँ से कैसे हो सकता है, इस बारे में कुछ जानकारी दे, हाँ, अगर आप ये बता सके तो। हाँ, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। जी सर। उत्तराखंड में जो मशरूम का जो कंसर्न है वो उद्यान विभाग का होता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम उद्यान विभाग को बोल रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवा दो। जी दूसरा, ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर पर बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनको बोल रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करें कि हमें मशरूम की ट्रेनिंग दिला दो। और जैसे जो लोग मुझे जानते हैं वो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हम वहाँ से दिल्ली से पूर्णचंद जी को बुलाना चाह रहे हैं, तो आप ये ट्रेनिंग, और तो वो स्पॉन्सर करवा देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या किसी कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर करवा के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। और अदरवाइज उद्यान विभाग तो है ही। जी सर जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और बस इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, कुछ साथी और भी पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी डिपार्टमेंट जब ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराता है तो इसके भी कोई चार्जेस होते हैं? आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं क्षमा चाहूंगा मैंने आपको बीच में रोक दिया। तो ये जानना चाहेंगे। नहीं, कोई चार्जेज नहीं होते हैं इसके लिए। सरकारी डिपार्टमेंट तो उनको और आने जाने का भी खर्चा देता है, खाना भी देता है, चाय पानी देते हैं, कोई फीस नहीं होती किसी से। और इस सरकारी ट्रेनिंग के लिए मिनिमम कितने लोगों का रहना आवश्यक है सर? 50 लोगों का। 50 लोगों का। और आप जो ट्रेनिंग देंगे सर, जो आप अपनी ओर से आना चाहते हैं, जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं, आपको मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता है सर? मुझे तो अगर 20 लोग मिल जाए तो काफी है। 20 लोग मिल जाएंगे काफी, क्योंकि एक साथी ने अभी हमें एक संदेश भेजा है कि मेरे पास 20 लोग जुड़ गए हैं, आपको कब बुलाएं? तो वो तो तैयार भी है। बुला सकते हैं, थोड़ा पहाड़ों में भी ठंडा है। जी, मौसम ठीक हो जाए जी। और इस तो हमने मशरूम पर अगर हम फोन करेंगे तो वो नहीं होगा, फरवरी 15 के बाद ही ये काम हो सकता है। जी। तो हमने बताया है कि सर का नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, इसी चैट में आपको मिल जाएगा। जो भी हमारे कमेंट्स चल रहे हैं इसमें आपको सर का नंबर मिल जाएगा। यशोदा मैम, आपके सवाल प्लीज। जी सर, मैं आगे जानना चाहूंगी कि जब जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो उसके हमें फायदे या नुकसान जरूर होते हैं। अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हमें जरूर होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि आपके आगे भी क्या कोई बड़ा रिस्क या चैलेंज आया था व्यवसाय को करने के दौरान? अगर हाँ, तो वो क्या रिस्क हो सकता है, वो हमारे साथ आप शेयर कीजिए। जी जोशी जी सर। यशोदा जी, जी हम तो साधु किस्म के आदमी हैं। हमने जब भी गए हैं वहाँ पर लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दी है, फ्री में लेक्चर दिए हैं, फ्री में मीटिंग की है, लेकिन लोगों ने मुझे कहा कि इसने सरकार से बहुत सारा पैसा खा लिया है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आप इसको समझ लीजिए। जी जी जी। और 30 साल लगने का मतलब अपने आप में चैलेंज पता लगता है कि अगर एक आदमी को 30 साल लग गए लोगों को समझाने में, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। जी जी, बहुत बड़ा। तो वही है, हम लोगों की मेंटलिटी जो है वो चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक रास्ता या एक वो बता सकते हैं, बाकी उनकी सोच को या किसी की सोच को हम नहीं बदल सकते। तो ये तो है ही कि हम कोई भी काम करते रिस्क है।
बजाय बजाय मेरे पे कुछ पूछने के लोग अपने जी से पूछें कि वो 30 साल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं कुछ। पलायन जी पे बिल्कुल पलायन हो जा रहा है, पलायन पे पलायन हो जा रहा है। वापस बिल्कुल जाने के लिए कोई नाम नहीं ले रहे, तो लोग अपना मंथन करें, बजाय कि मुझसे ये पूछने के कि कोई चैलेंज है, तो मेरे आगे तो चैलेंज ही चैलेंज है, क्योंकि मेरी तो लाइफ जवानी चली गई उसमें। जी बिल्कुल तो ये तो लोगों को सोचना चाहिए कि भाई एक आदमी अगर इस एज पे चला गया है और वो अभी हम कामयाबी से बहुत दूर हैं। अभी मेरा तो एक ड्रीम था उत्तराखंड को एक मशरूम हब बनाने का, वो तो अभी बहुत दूर है उससे। तो ये तो जी जी लोगों को अपने से सवाल पूछना चाहिए कि हम लोग कितने पिछड़ रहे हैं। जहाँ आपके घर पे आकर के आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, आपको फ़ोन में टाइम देने के लिए तैयार हैं, आपको टेक्निकली हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और फिर भी पिछड़ रहे हैं। तो ये तो लोगों को अपने से सवाल पूछना चाहिए ना। जी, ये हमारे में ही कमी है, वो चीज़ हमें अपने अंदर खुद ढूँढनी होगी, तभी हम उसका जी। उपाय या खोज निकाल सकते हैं। दिनेश जी, जी। अगर किसी यूज़र का या आपके मन में ही कोई सवाल हो तो आप सर से शेयर कर सकते हैं। जी, जी, दिनेश जी। थैंक यू यशोदा मैम। एक किसी साथी ने, क्योंकि हम आज हमारा जो टॉपिक था मेनली वो 9,000 रुपए किलो वाले मशरूम को लेके था, गैनाडोर्मा जिसका नाम है। तो हालांकि कुछ और लोग भी हमें नई नई चीजें बता रहे हैं। जैसे एक साथी ने लिखा है, मुझे पता नहीं इसके बारे में, उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ होते हैं 20 किलोग्राम वाला मशरूम, जिस लोग उसको डंडे पर बांधकर घर लाते हैं। उसको स्थानीय भाषा में थुला चियाओ बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश में उनको पता नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन उस मशरूम को 4 लोग उठा के लेके आते हैं। और साथी ने बोला कि उनके पास फोटो भी है। मुझे पता नहीं सर इस मशरूम के बारे में, ठुला चियाओ। आपको, मुझे पता नहीं अगर आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं। वैज्ञानिक लोग ऐसे किसी वैज्ञानिक मशीन लोग को ऐसे अप्रोच किसी नहीं मशीन करते। को अफोर्ड नहीं करते। हाँ जी। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि वेयर आर द लैब्स, मतलब ये लैब्स कहाँ है इनको टेस्ट करने के लिए, अगर ये पॉइजनस है कि नहीं, इसकी क्या क्वालिटी है मशरूम की, ये कहाँ पे टेस्ट हो सकता है सर? हम आपको जितने भी हम मशरूम की आपको जितने जानकारी भी देंगे मशरूम की उनको जानकारी टेस्टिंग देंगे जरूरत उनको नहीं है, टेस्टिंग की वो जरूरत नहीं अप्रूव्ड है, है वो। वो अप्रूव्ड है वो। अच्छा, लेकिन सर जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैं अपने, ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो कोई भी चीज लैब टेस्ट के बिना नहीं लेगी। उसका कुछ ना कुछ मापदंड जरूर होगा, उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक नेम जो भी है, कुछ ना कुछ उनको नंबर मिलता है या कोड भी मिलता है। ऐसी चीजें भी मुझे थोड़ी बहुत पता है। लेकिन जब कोई लैब में टेस्ट करे बिना हम उस कंपनी को देंगे, कुछ तो बोलेगी कंपनी ना कि आप हमें ये दीजिए, ये मशरूम उगा के दीजिए। अब वो आपने जैसे बताया 2-3 तरह के पेड़ पर हो सकता है, क्या पता हर पेड़ पर अलग अलग तरह से क्वालिटी उसकी निकल के आए, कुछ तो फर्क होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए जरा बताइए किस तरीके से ये हो सकता है। देखिए मिस्टर जी, देखिए जी, जी अगर जी। आपको मंडुआ अगर बेचना है, तो आप मंडुए को क्या टेस्ट करवाएंगे? या आपको धान बेचने या तो धान आपको का धान क्या बेचने टेस्ट तो है? वो धान का धान है क्या वो। टेस्ट है, धान है वो। इसी प्रकार से जब आप इसी सिकाई की प्रकार बेच से रहे जब आप हैं, सिकाई की गैनेडर बेच की बेच रहे रहे हैं, हैं, गैनेंडर तो की बेच है रहे कि हैं, तो गैनेडर नहीं है है कि वो। गैनेंडर नहीं है वो। अच्छा अच्छा। आपको जब मैंने फोटो ओके, भेजे आपको जब हैं, मैंने फोटो अगर भेजे हैं, फोटो आप जी जी, सोशल अगर मीडिया पे फोटो आप डालें, सोशल मीडिया पे तो डालें, अभी बहुत जी, सारे तो लोगों के अभी फोन बहुत सारे आ लोगों जाएंगे के आपको, फोन आ जाएंगे आप। तो पता है कि जी, सिकाई पता है कैसे कि क्या सीता जी movement कैसे होता है, क्या movement है। ओके ओके, तो ये बहुत अच्छा क्लियर हो गया मुझे। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे चावल के कई सारे प्रकार हैं, बासमती हो गया, गोल्डन सीड हो गया, ये इसी तरीके से मशरूम के प्रकार हो गए, वो इटसेल्फ इट्स अ क्वालिटी। ठीक है सर, थैंक यू क्वालिटी। वेरी मच। वेलकम। मैं यशोदा जोशी मैम से पूछता हूँ कुछ उनके क्वेश्चन है तो, नहीं तो मैं पब्लिक के कुछ और क्वेश्चन लेना चाहूंगा। पहले अगर आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके क्वेश्चन लेना चाहें तो उनको भी तसल्ली रहेगी थोड़ी। उन्हीं के लिए हम ये सारा चीज़ कर रहे हैं, तो हमें उनको संतुष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर का मैं क्वेश्चन आप फ्लैश करता हूं मैम, आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आया है फेसबुक यूजर का, सर का रेजिडेंस कहां पर है? आप पूछिए मैम। जी सर। दिल्ली एनसीआर में तो मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, बदरपुर बॉर्डर के सामने। जी, जी। और गढ़वाल में पौड़ी गढ़वाल है, एक वो चौबट्टा खाल ब्लॉक है। बाकी जिनको जानकारी लेनी होगी तो वो सर से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पर हमें उन मिल सकते हैं, तो उस हिसाब से वो आमतौर पे मैं डिटेल। यहीं फरीदाबाद में ही रहता हूँ, तो जी, जी। फ़ोन कर कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, दिनेश जी, कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं, मुझे सही ढंग से दिख नहीं रहा है।
है क्वेश्चन। ओके, तो अब मैं पूछ लेता हूँ सर। एक सवाल और भी आया कि भाई अगर ये जंगल के अंदर होते हैं मशरूम, तो ये कैसे हम पता करें कि पॉइजनस है कि नहीं? इसमें तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ हो सकता है कोई जंगली जानवर ऐसा आ गया, या कोई कीड़े मकोड़े ऐसे हो गए जो हानिकारक है, उसने इसको नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया, या उसमें कुछ ऐसा ऐसा कुछ मिक्स हो गया उसके बढ़ते वक्त जिसमें वो पॉइजनस हो गया। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। पर जंगल में जितने भी मशरूम होते हैं उसको वैज्ञानिक पद्धति खाने की अलाउ नहीं करती है। खाने के लिए उनको परमिशन नहीं है कि आप इनको खाओ। अभी हम लोग ट्रेडिशनल हैं, हमारी परंपरा है, दादा ने भी खाए तो परदादा ने भी खाए तो हम लोग भी खा लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जो मशरूम आपको फार्म में उत्पादन होता है उसी को आप यूज़ करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है? किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, या हमें जंगल ही जाना पड़ेगा? जोशी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर मशरूम हाउस तैयार करना पड़ेगा, उसका स्पॉन मंगाना पड़ेगा और उसको वैज्ञानिक पद्धति से उसको हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी। वही स्ट्रक्चर है, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई काम नहीं। जी सर, धन्यवाद। तो इसमें सर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में खर्चा कितना तक आ सकता है? अभी जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि एक आदमी जो नया मशरूम कल्टीवेट करना चाह रहा है वो 500 रुपये खर्च करे, और 500 रुपये में 3 महीने में उसको पता लग जाएगा कि मशरूम कल्टीवेशन कैसे होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो 3 किलो रोज़ का उत्पादन आप चाहते हो तो आपको लगभग 18,000 रुपये खर्च करने होते हैं। 18,000 एक हट के लिए मैं परमिशन देता हूँ। हट के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक हट बनाइए, और लोहे का फ्रेम का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, बैम्बूज का हो सकता है, और उसमें मशरूम उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन ट्रेडिशनली जो हमारे पास घर के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको गढ़वाली में उब्र कहते हैं। वो उब्र में मैं कतई किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप उब्र में मशरूम उगाइए। वहाँ पर प्रोडक्शन यील्ड नहीं मिलेगी, आपको क्रॉप नहीं मिलेगी अच्छी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि जहाँ पर 5 किलो मशरूम होने वहाँ पर आपको आधा किलो मिलेगा, तो आपको नहीं पता लगता है कि ये क्या हो गया है। तो क्योंकि वहाँ पर हमारे जो घर होते हैं वो एयर टाइट होते हैं, खिड़कियाँ नहीं होती हैं उसमें। तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मशरूम हाउस जो भी हो उसमें खिड़कियाँ, वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन सफिशिएंट होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। यशोदा जोशी मैम कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, मैं वही कह रही हूँ कि एक फेसबुक यूजर है, उनका भी एक सवाल है कि यदि मशरूम को जंगल या अलग अलग जगहों में अगर पैदा किया जा सकता है तो उसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसकी जो सुरक्षा है और जो क्वालिटी है वो कैसे कमेंट होगी? देखिए यशोदा जी, जंगलों में तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो जंगलों का जो मशरूम है उसको हम लोग यहाँ पर इजाज़त नहीं देते हैं। कमर्शियल यूज नहीं होगा उसका। आप परिवार में खा सकते हैं लेकिन उसको आप बेच नहीं सकते हैं। आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, और वो उल्टा जुर्माना और पड़ जाएगा कि किसी को उल्टी हो गई है तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए वो जंगल वाले मशरूम को भूल जाइए। अगर जंगल वाला मशरूम उगाना है तो उसको भी हम फार्म में उगाएंगे, तभी जाकर के उसको बेचा जा सकता है। जंगल में उगा हुआ मशरूम को हम बाजार में बेच नहीं सकते। जोशी सर, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, जैसे कि और जैसे बटन मशरूम हो गया या कई तरह की जो मशरूम है उसके लिए घर के अंदर ही कहते हैं कि एक कमरा हो उसी में हम उसको कर सकते हैं। तो जो आपने जिस मशरूम के बारे में बताया जो 9,000 रुपए केजी मशरूम है, तो उसके लिए भी क्या इसी तरह की कोई व्यवस्था की जा सकती है, या बाहर खुले में, या किस तरीके से मतलब उस तरीके का होगा, वो थोड़ा आप समझाइए। वो थाईलैंड में और चाइना में, जापान में उसको खुले में कर देते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं करते हैं उसको खुले में। वो हमें फार्म में ही जो मशरूम हाउस है उसी में उगाना पड़ेगा उसको, जी जी जी। क्योंकि बाहर उसमें बीमारियां लगने का भी डर है, और हमारे यहाँ पर जो थाईलैंड जैसा इन्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको जंगलों में उगाने की इजाज़त नहीं देते हैं। उसको फार्म में ही उगाएं उसको। जी, तो ये सवाल मेरे मन में इसीलिए आया है, और जो हमारे यूजर का जो सवाल था कि जंगल के अलग-अलग जगहों में जो है हम इस मशरूम को अगर उगाएँ तो क्या सुरक्षा होगी? तो उनका भी आंसर उनको मिल गया होगा कि जिस तरह की मशरूम के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं या सर बता रहे हैं हमें, वो उसके लिए एक जगह पे ही उनको करना पड़ेगा, वो खुले वातावरण में हम नहीं कर सकते हैं। मशरूम हाउस की ही जरूरत पड़ेगी। जी। जी दिनेश जी। जी दिनेश जी।
तो बहुत सारे साथियों के और भी प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारी ऑडियंस जो है बाद में जुड़ी है। मैं उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार इस वीडियो को शुरू से आप देखिएगा। आपके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस सबके उत्तर पहले ही दे दिए गए हैं। 2-3 बार हमने रिपीट भी किया था, लेकिन क्योंकि लोग धीरे धीरे जुड़ते रहते हैं, शेयर होता है तो धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, वो बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या हम इसको देहरादून में उगा सकते हैं? किसी ने पूछा, क्योंकि मैं बगवाली पोखर क्षेत्र से, तो हमारे भाई ने पूछा क्या बगवाली पोखर में भी इसको उगा सकते हैं? पॉली हाउस में उगा सकते हैं कि नहीं उगा सकते हैं? इसके ऊपर पूरी जानकारी सर ने ऑलरेडी दी है कि इसको बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से जो साइंटिफिक वे है उससे अगर हम इसको उगाएंगे तो ये सक्सेसफुल रहेगा। तो जंगल वाले रूट पर हम ना जाए, वो चीज वही है, लेकिन उसको किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से एक अच्छे एरिया के अंदर अच्छा सेटअप बना के, जैसे सर ने बताया एक हट बना सकते हैं, उसके अंदर कम समय के अंदर 5 किलो अगर आपको उगाना, कहीं ऐसा ना हो गलती हो जाए वो आधा किलो रह जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट भी खराब हो जाए। तो वो सही ट्रेनिंग अच्छे ट्रेनर से, जैसे हमारे जोशी जी हैं, तो ये इन्होंने, इनका नंबर भी हमने इसी कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और प्लीज जो व्यूअर्स बाद में जुड़ रहे हैं, हमारा हर बार सीन ये होता है कि इतना मजा आने लग जाता है टॉपिक में कि 1.5 घंटा 2 घंटा तक हो जाता है कई बार, तो हम नहीं चाहते कि किसी का समय ज्यादा वेस्ट हो। हालांकि कुछ नया क्वेश्चन अगर मिलता है तो मैं एक क्वेश्चन सर आया है हमारे पास, हाउ टू लिमिट द एक्सपायरी डेट। इसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं? अगर हाँ तो उसको लिमिट कैसे किया जा सकता है? हाँ, एक्सपायरी डेट तो जरूर होगी। फ्रेश मशरूम को तो आप 5-7 दिन तक ही रख सकते हैं, लेकिन उसको अगर ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं, और ड्राई 1 साल के लिए प्रिजर्व हो जाता है। या अचार बना दिया उसका तो 3 साल के लिए प्रिजर्व हो जाता है। तो बहुत आसान काम है उसको प्रिजर्व करना। या इसका बाई प्रोडक्ट बना दिए, जैसे पापड़ बना दिए या सूप पाउडर बना दिया, या फिर इसकी बड़ियाँ बना दो, तो वो 1 साल के लिए आराम से प्रिजर्व हो जाती हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये तभी होता है जबकि आप बड़ी मात्रा में। तो सर एक साथी का क्वेश्चन भी था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने बताया 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपए से भी, बाकी वो अपनी श्रद्धा है, जितना लगा सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण अगर लेना चाहूंगा, हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से चलते हैं। हमने 10-20 हजार रुपए मिलाकर एक हट भी बना ली, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया, और उसके अंदर हमने 1-2 लोगों को अपने साथ रख लिया, उनकी ट्रेनिंग भी करवा दी, ये सारा काम हो गया, और हमने मशरूम भी उगा लिया। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि 9,000 रुपए किलो जो है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमने जैसे 20,000 की इन्वेस्टमेंट करी, हमें कितने टाइम के अंदर कितना रिटर्न, उस पैसे का रिटर्न ऑफ मनी मिल सकता है? कितना रिटर्न मिलेगा? अगर आपने 18,000 रुपये खर्च किए हैं और 3 किलो मशरूम, ऑयस्टर मशरूम 3 किलो रोज़ का उत्पादन हो रहा है, तो 3 किलो का मतलब 600 रुपया रोज़ का। तो अगर 600 रुपये रोज़ का वापस आ रहा है आपको, तो मेरे को लगता है नहीं कि कहीं पर भी किसी तरह से नुकसान में है आप। यहाँ दिल्ली में तो वही मशरूम 350 रुपये किलो बिकता है, लेकिन वहाँ पहाड़ों में हम इसको 200 रुपये लेके चल रहे हैं। तो अगर 3 किलो है तो 600 रुपये तो रोज का आ ही गया है ना। जी, तो मैं तो 200 रुपए वाला किलो मशरूम वाला नहीं उगाऊंगा, ना 1200 रुपए वाला उगाऊंगा। मैं तो 9,000 वाले पर ही पूरा कंसंट्रेशन करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मार्केट हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और किसी साथी ने लिखा ऋषि मशरूम 880 रुपए ऑनलाइन है बाजार में पहले। ये बाजार भाव हमने ऑनलाइन देखा है, और उनको बताना चाहूंगा, ये 9,000 रुपीज मैंने पूरे सभी लोगों को दिखाया, प्लीज उसको देखिएगा। क्योंकि ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर, कोई जैसे मैं फिश खाता हूँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं जहाँ पे फिश खाता हूँ, हम काफी सालों से वहां पे फिश खाते हैं हर सर्दी के सीजन में। उन्होंने बताया कि वो 2 तरह की फिश हम जनरली, वो फिश पकौड़ा या फ्राई जो होती है, उसमें उन्होंने बोला कि ये जो फिश है ये सुरमई है, सुरमई का तो हमें पता। अब दूसरा उन्होंने बोला ये सिंगाड़ा है, तो सिंगाड़ा के नाम पे हमें बाद में पता चला उन्होंने हमें बासा फिश खिला दी। एक फिश की क्वालिटी होती है बासा। तो जो साथी इस तरह से जो बोल रहे हैं कि ये 900 रुपए किलो भी है, 800 रुपए किलो भी है, तो मैं बताना चाहूंगा हम उस क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो 9,000 रुपए किलो की है। तो वो कुछ भी बोल के कुछ भी बेच सकते हैं, जिसको नॉलेज नहीं है वो पता नहीं चल पाएगा। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि लोगों को सही जानकारी दें, और जो सर आज हमारे साथ हैं उनको 30-35 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो आप भरोसा रखिए कि आपको सही जानकारी हम वन्य की टीम देती है,
और अपने साथ एक्सपर्ट ऐसे लेके आते हैं जिनको उस फील्ड की अच्छी नॉलेज है। जी, तो दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, थोड़ा सा मैं जनता से मतलब रूबरू होता रहता हूँ, तो ये बताना चाहूंगा कि जिस जिस भावना से कोई भी संस्था, हम खाली अपनी संस्था की बात नहीं कर रहे, या कोई भी समाज सेवी, जैसे हमारे जोशी जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं फ्री में ट्रेनिंग दे दूंगा। कौन देता है आज के टाइम पे फ्री में ट्रेनिंग? तो सरकार देती है, उनको भी फंडिंग मिलती है, खर्चा होता है। वो कह रहे हैं बस मेरे रुकने खाने पीने का इंतजाम कर देना। अब इससे बढ़कर क्या लेंगे हम चीजों को? तो जिस भावना के साथ कोई व्यक्ति, कोई संस्था कार्य करती है, उस भावना पर प्लीज उंगली ना उठाएं। सवाल पूछें, आप सवाल पूछने का तरीका हो सकता है, लेकिन उंगली उठाने का तरीका मेरी कम से कम नॉलेज के अंदर, मेरी जानकारी के अनुसार ठीक नहीं है। अपने ही लोगों पर, अपने ही संस्थाओं पर, अपने ही समाजसेवी लोगों पर हम अगर उंगली उठाएंगे तो वो डिमोटिवेट होते हैं। आज के टाइम पर जैसे सर बता रहे हैं 30-35 साल के एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस को लोगों ने शायद सही तरीके से लेने का प्रयास नहीं किया, या जिन्होंने प्रयास किया उन्होंने अधूरा प्रयास किया, या जो शुरुआत करी वो उसको एंड तक नहीं लेके जा पाए। क्यों? क्योंकि मैं छोटा सा उदाहरण मेरे एक साथी ने बताया था, मैं कई बार देता हूं कि जो जूता बनाता है वो मुची भी हो सकता है और जूता लिबर्टी कंपनी भी बनाती है। तो वो ये देखना है कि उसकी सोच का स्तर क्या है, हमें मुची के स्तर पे काम करना है या लिबर्टी कंपनी खड़ी करनी है। तो यही मैं कहूंगा कि अपने लोगों को साथ लेके, हम साथ लेके कार्य करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और जहां पे मुश्किल है मिलकर बैठ के बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, फोन पे बात करते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हैं, बैठ के बात करते हैं ना। कहाँ पे समस्या, हमें इस जानने की जरूरत है कि समस्या कहाँ पर है। अगर कोई चीज 9,000 रुपए 10,000 रुपए किलो है, चलो मान्य नहीं है, वो 5,000 रुपए तो होगी, 4,000 होगी। अब इतना तो फर्क नहीं आएगा कि 9,000 की चीज 900 रुपए में आ जाएगी। तो अगर कहीं कोई डाउट है, संशय है, तो एक बार बात करके ये चीजें निकाल सकते हैं। ऐसे कहीं भी कोई हमारी विचारों में अगर गतिरोध प्रतिरोध आता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उसको समझदारी से हम लोग बैठें, एक जगह समझें, फोन पर बात करें, मिलें। बिल्कुल परसेप्शन पे काम ना करें, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक उस माहौल को हम नहीं समझते हैं, तो वो चीज हम सही मायने में जनता के सामने खुद ही गलत पेश कर रहे हैं। पहले हमें खुद को ढंग से समझना पड़ेगा। इसीलिए जो आज मैं लाइव आया था इस प्रोग्राम से 1 घंटा पहले, तब मैंने बताया था कि सर की, हमें भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, सर की जानकारी, सर जो हमें जानकारी देंगे जोशी जी, उसका हम पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे। और हमारे लिए एक टास्क आ चुका है, हमने नोट कर लिया कि हमें इसकी मार्केट रिसर्च करनी है, कंपनीज में बात करनी है। एक भाई ने डाला भी था कि आप अमेजोन के अंदर और इंडिया मार्ट में इसकी जानकारी पा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी कंपनीज और वेंडर्स मिल जाएंगे। तो ये रिसर्च का ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हमने खुद ले ली है जिम्मेदारी कि हाँ हमें करना है। और अगर इसमें कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है, तो सर की गाइडेंस के अंदर हम एक मीटिंग करेंगे दिल्ली एनसीआर, क्योंकि यहाँ पर वो उसके बीज भी मिल जाते हैं। हाँ जी सर, जी सर बोलिए। जब आपके सवाल खत्म हो जाए विष्ट जी, तो मुझे थोड़ा मन की बात करने का मौका दीजिए। जी सर, मैं एक हमने प्रोग्राम में चाहता मन की भड़ास, मैं पहले मन की भड़ास भी निकाल लेता हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जोशी मैम आप म्यूट पर हो, मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सारे सवाल जवाबों के बाद जो है वो अपने मन में जो हमारी बातें हैं वो भी आपको जरूर हम टाइम देंगे, और हम भी जानना चाहेंगे आपके मन की बात को। तो आप अपनी मन की बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी जोशी सर। जी ये उत्तराखंड के बारे में मेरा ऐसा सपना था कि अगर हम हल्द्वानी से या कोटद्वार से या फिर देहरादून से पहाड़ों की तरफ बढ़ें। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोटद्वार से हम श्रीनगर तक जाते हैं तो ये लगभग 250 किलोमीटर है, और 250 किलोमीटर के रोड के दाहिने और बाएं 200 गांव हैं। 200 गांवों में हम लोग रोड के हेड पे काम पहले शुरू करवाएं, लोगों को ट्रेनिंग दें, वहाँ पर सिखाएं उनको। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक परिवार 1 किलो या 2 किलो मशरूम उत्पादन कर रहा है तो उसको हम वहाँ से कलेक्ट कर सकें, क्योंकि ट्रेडिंग सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर आती है। मशरूम लोग उगा लेते हैं आसानी से, लेकिन ट्रेडिंग में दिक्कत आ जाती है। तो अगर हम श्रीनगर से सुबह एक टैक्सी चलती है और पौड़ी होते हुए कोटद्वार में अपना 500 किलो मशरूम पहुंचा देती है, तो एक आदमी जो 500 किलो की ट्रेडिंग कोटद्वार में करेगा उससे बड़ा करोड़पति कोई नहीं होगा।
तो ये हमें ट्रांसपोर्टेशन, ये हमें एक बेल्ट पर काम करना है। ये इस बात को आप बार बार फोकस करिए कि हमें एक बेल्ट पर हल्द्वानी से लेके मान लो अल्मोड़ा तक काम करना है। तो जितने भी गांव दाहिने और बाएं आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे जो आते हैं, हम पहले उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि उनका प्रोडक्ट भी खरीदा जा सके। अगर हम एक आदमी हल्द्वानी में है, एक आदमी पिथौरागढ़ में है, दूसरा आदमी चमोली में, तीसरा टेरी में है, तो ऐसे हमारा प्रोडक्ट कामयाब, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने ये जो प्लान किया है सारा, ये उत्तराखंड के व्यापक हित में किया है ताकि वहाँ पर लोगों को छोटे रोजगार मिल जाए। मैं 9,000 रुपये किलो की बात बार बार बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले आप 500 रुपये 1,000 रुपये रोज का तो कमा लो, तभी तो आप 9,000 रुपये कमा पाओगे। जब आप 1,000 रुपये कमाने की आपकी हिम्मत नहीं है तो आप 9,000 रुपये कैसे कमा लोगे। तो पहले हमें एक छोटी चीज़ पे फोकस करना है ताकि वहाँ के अनएम्प्लॉयड लोगों को रोजगार मिल सके, या जो प्रवासी लोग उत्तराखंड में जाना चाह रहे हैं वो वहाँ पर अपना छोटा मोटा कार्य कर सकें ताकि उनको घर में आने जाने का रास्ता संभव हो सके। ये मैं कहना चाह रहा हूँ मन की बात में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही। और जो साथी सर, आप एक साथी हमारे हैं, उनको शायद मेरी बात गलत लगी, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं मतलब भड़ास आपके ऊपर नहीं निकाल रहा हूँ सर, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को मिलकर इस तरह से प्रयास करना चाहिए। और जो भाव है, मैंने आपका मैसेज पढ़ा कि वो अलग अलग रेट है, अलग अलग लोग रेट देते हैं। मैं भी ये बता रहा हूँ कि अगर सोने की कीमत 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है तो 40 से 38 हो सकती है, 40 से वो 4,000 नहीं हो सकती या 20,000 नहीं हो सकती है। मैं भी बस इतना कहना चाहूंगा। तो सर, एक साथी ने हमें बहुत अच्छा मैसेज भेजा है कि जो लोग उत्तराखंड में मशरूम की खेती करना चाहते हैं, क्या उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है। तो मैं जानकारी देना चाहूंगा, जैसे इससे पहले हमने बैम्बू पर काफी काम किया है और उसका हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें हम केवल सीरियस लोगों को जोड़ते हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो खुद से इच्छा रखते हैं। और इस मशरूम के केस में भी हम ऐसा ही एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे। वन यूके टीम का आधिकारिक जो हमारा ऑफिशियल हम अपनी तरफ से ग्रुप बनाते हैं। वैसे तो कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर जो हमारे थ्रू जुड़कर मिलकर कार्य करना चाहता है तो उसके लिए आप स्वतंत्र है, किसी से भी जुड़ सकते हैं। तो वो ग्रुप मैं बना के बहुत जल्दी आपको मेरे पेज पे और हमारे सारी जगह पे सोशल मीडिया पे हम डाल देंगे। हालांकि मैं ये चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं, तो जो भी लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज इसी वीडियो में अपना कमेंट कर दीजिए, अपना नंबर, मैं उन सभी साथियों को जोड़ दूंगा। और इसमें भी मैं एक साथी को लीड करने के लिए बोलूंगा, जैसे शंकर दत्त सती जी हमारे बहुत मेहनती, बहुत अच्छे साथी हैं जो लीड कर रहे हैं बैम्बू मिशन को। तो मशरूम के अंदर भी मैं एक साथी को इन्वॉल्व करना चाहूंगा जो बहुत अच्छे से इसको लीड कर पाए, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, समय दे पाए। तो जो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ये करना चाहता है, मेरा नंबर मेरे पेज पर भी है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, 95 52 51 58 57 9552515857। मेरा नंबर कोई ढूंढना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत किसी भी व्यक्ति से आप ले सकते हैं। तो ये डेफिनेटली सर हम करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें हमें हर तरह के लोग मिलेंगे। इसमें कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, कोई सप्लायर मिलेगा, कोई सेल्समैन मिलेगा, किसी के कनेक्ट ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो बहुत अच्छा सजेशन है हमारे साथी का, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम डेफिनेटली इस चीज पे कार्य करेंगे। और जो भी साथी मैंने बताया जुड़ना चाहता है, इसमें मिलकर काम करना चाहता है, हम ग्रुप बनाएंगे, उसमें उनको जोड़ देंगे। तो सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। जी, मैं बिष्ट जी ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग अभी तक उत्तराखंड में फेलियर क्यों हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात बोली सर, ये मैं क्वेश्चन पूछने वाला था, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। बहुत अच्छी बात बोली सर, प्लीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा लक्ष्य तो शुरुआत में ये था कि 3 किलो या 5 किलो लोग मशरूम उत्पादन करें, और लोगों ने किया भी है। वो हजारों की संख्या में उत्तराखंड में लोग मशरूम उत्पादन भी कर रहे हैं। अब होता क्या है कि एक छोटा सा मार्केट है, उसमें 10 किलो रोज का कंजम्पशन होता है। जब तक 2 लोग उत्पादन करें 5-5 किलो का 10 किलो, तब तक वो मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन जैसे तीसरा और चौथा आदमी वहाँ पर उत्पादन शुरू कर देता है तो उसके 5-10 किलो जो है 10 किलो बेकार जाते हैं। उसके पास न प्रिजर्वेशन सिस्टम है, न उसको प्रिजर्वेशन की जानकारी, न वो मेरे से कांटेक्ट कर पाते हैं, और उनको आगे बंद करना पड़ता है वो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि जैसे ही मशरूम उत्पादन शुरू होगा, हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि ट्रेडिंग की व्यवस्था भी साथ साथ में की जाए। जैसे कि मैंने आपको एक बेल्ट पे बताया कि बेल्ट पे शुरू करें हम, ताकि उसको कलेक्शन ईजी हो किसी के लिए भी। तो फेलियर होने का मेन कारण ये है कि जब वहाँ पर 10 किलो का उत्पादन से लेके जब वो 2-3 लोग और आ जाते हैं और 20 किलो पे पहुँच जाता है, तो किसी को बंद करना पड़ता है काम। ये वहाँ पर फेलियर का कारण है, ट्रेडिंग ना हो पाना। तो ट्रेडिंग के ऊपर भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। भविष्य में अगर कभी मीटिंग हुई तो इसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए।
ये तो बहुत अच्छा होगा सर, क्योंकि एक टीम उसी को कहते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे की प्रॉब्लम समझे, मिलजुल कर कार्य करे। टीम वही होती है जो अपने किसी भी प्लान प्रोजेक्ट के आने वाले चैलेंजेस, जो मुश्किलें हैं, उसको समझे और उसको हल करने पे प्रयास करें। और मैं कई बार कहता हूँ, एक साथी ने हमें इसमें लिखा भी है कि प्लीज प्लीज राजनीतिवाद ना हो, प्लीज मैं सच में काम करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कई बार, क्योंकि सर एक्चुअली हम जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, एक हमारा पहलू हमारी संस्था का ये है कि हम नए नए गेस्ट को लेके आते हैं, बहुत जानकारी जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। और दूसरा प्रयास सर हमारा सरकार से भी मांग हमने उठा रखी है, एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी की, हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून और 80% आरक्षण जो हमारे सरकारी और प्राइवेट नौकरी में है, हमारे मूल निवासियों को मिले। तो बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये वन यूके क्या कर रहा है। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, हम एक सामाजिक संस्था है, किसी भी राजनीतिक दल से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हमारी टीम के अंदर जैसे जोशी जी भी हैं, यशोदा जोशी जी भी हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए पहले खड़ा है, आज हमारी टीम जितने भी साथी हमारे साथ, जितने भी कुछ हजार साथी जुड़े हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों साथी जुड़े हैं, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग कर सकते हैं। लेकिन उन सबका मुझे पता है, उन सबका पहला मकसद है कि अपने लोगों को, अपने क्षेत्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो अलग अलग तरीके हैं स्ट्रॉन्ग करने के। कोई स्वरोजगार के माध्यम से करना चाहता है, कोई किसी की जॉब लगा के हेल्प करता है, और कोई जैसे हम जैसे लोग हैं जो वन यूके वाले, हमारी जो मांग है कि हम सरकार पे दबाव डाल के अपनी मांगों को पूरा करवा के हर परिवार से व्यक्ति को नौकरी मिले। और कल मेरी पूर्णचंद जोशी जी से भी बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि सर ये मशरूम का कंसेप्ट मैंने आपको प्रपोजल भेजा नहीं, हमने सरकार को भेजा था, और इस तरह से अगर कुछ होता है, हमारे पास इतना अच्छा प्लान है कि हम एक जगह पायलट प्रोजेक्ट बनाए, वो प्रपोजल सरकार के सामने रखा जा सकता है। सरकार इसको कमर्शियलाइज कर सकती है, जिस तरह से सरकार ने लास्ट ईयर टूरिज्म को एज एन इंडस्ट्री बना दिया है। तो एक हमारे साथी हैं मुंबई के अंदर, अशोक पांडे जी, उनके जीजाजी जो हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज में हैं उत्तराखंड के अंदर, देहरादून में। वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज अभी भी सरकार ले रही है। ये अच्छा भी है और गलत भी है। अच्छा इसलिए है कि वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है। बुरा इसलिए लगता है कि शायद उनकी जगह एक नया बंदा आके उसको ट्रेन करते वो और अच्छे से काम कर पाता। तो हम उनसे भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज किस तरीके से एज एन इंडस्ट्री मशरूम को कर सकती है। लेकिन हमें उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि इस टीम के पास वो दम है, वो प्लानिंग है, वो प्रोजेक्शन है, वो विजन है कि उत्तराखंड के लोगों को हम आगे लेके जा सकते हैं। हमें भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम खाली उम्मीद लगा के बैठ जाए वहां से फंडिंग आएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, ये हम कई बार कहते हैं। जी सर, या यशोदा मैम कुछ कहना चाहेंगी तो? जी सर, का भी हम काफी टाइम ले चुके हैं। लास्ट विदा होने से पहले मैं तो यही अपने व्यूवर से कहना चाहूंगी कि आज की जो हमने चर्चा का विषय लिया, उससे आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप लोगों ने लाइव हमारी इस चर्चा को सुना, देखा, तो आगे भी आप इसको शेयर करेंगे ताकि और लोग जो किसी न किसी कारण हमारी इस चर्चा को नहीं देख सुन पाए हैं, तो वो भी इसका लाभ उठा सके। और दिनेश जी, मैं लास्ट क्वेश्चन सर से विदा लेने से पहले या उससे पहले आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? जी जोशी सर जी, मैं लास्ट में आपसे हमें काफी अच्छी जानकारियां, हमारे व्यूवर्स और हमें भी काफी कुछ जानने को मिला है आपसे। तो लास्ट में मैं वही जो हर किसी से मैं एक सवाल करती हूँ लास्ट में विदा लेने से पहले, कि हमारे जो उत्तराखंडी समाज है, हमारे उत्तराखंडी जो भाई लोग हैं, उनके लिए आप अपनी ओर से एक छोटा सा क्या संदेश या सुझाव देना चाहेंगे? जी सर। हाँ, दो संदेश मैं देना चाहूँगा। एक तो प्रवासी लोग उत्तराखंड की तरफ ध्यान दें, और जब भी वहाँ टूर पे जाते हैं, 10 दिन या 5 दिन रहते हैं, तो वहाँ पर हमारे रिसोर्सेस ऐसे होने चाहिए कि 5 दिन में वो कुछ ना कुछ कमा के ले आएँ वहाँ से। यहाँ से छुट्टी लेके जाएं, अपनी फैमिली को लेके जाएं और वहाँ से 10,000 रुपये खर्च करके आ जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो उनको वहाँ पर अगर एक छोटा मोटा बिजनेस अगर वहाँ पर ये मशरूम उत्पादन का चलता रहेगा, तो उनको वहाँ से पैसा मिलेगा। उनको 10 दिन की जगह 15 दिन रुक जाएंगे वो। और जो लोग प्रवास में उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनसे मेरी ये विनती है कि जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वो लोग, काफ़ी लोग, मेरे पास बहुत सारे केस आए जो मैंने सुलझाए भी हैं, कि वहाँ पर जो हमारे सारे लोग होते हैं, फैमिली के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ पर आकर के रहें अब। जी बिल्कुल। तो उनको भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि हमारे बिना उनका गुजारा नहीं है।
हम लोग अगर पहाड़ों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो उनको भी बाहर आने की नौबत मिल जाएगी और वो अपना मकान नहीं बना पाएंगे आजकल के महंगाई के ज़माने में। तो वो अपने अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बंधुओं के लिए ऐसा ना सोचें कि ये हमारे ऊपर कोई बोझ आ गए या हमारा कुछ खा जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी जाऊंगा तो मैं अपने दम पे जाऊंगा, जी बिल्कुल। अपना पैसा खर्च करूंगा। तो यहाँ पर दिक्कत तो ये आ जाती है कि एक तो हम जो प्रवासी लोग जा रहे हैं वो ये सोच करके कि हम 10 दिन रहें तो 10 दिन में कुछ ना कुछ कमा के ले आए वहाँ से, और जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग वो ये ना सोचें कि ये हमारा कुछ खाने के लिए आ गए, उनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए वहाँ पर, जो हम उनको वहाँ पर उनसे कुछ छीन के ले आएंगे। तो इस चीज़ को मैं, जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस तरह की बातों को न सोचें, हमें अपना समझें, अपना भाई बहन समझें, अपने परिवार के लोग समझें और हमारा वहाँ पर सहूलियतें दें हमें रहने के लिए। जी, जब अपने जो भाई बंद आए हुए हैं उनको एकजुट होकर उनको सहारा और अपनी एक ताकत समझेंगे, तो जब दो ताकतें मिलेंगी तो वो अपना भी ताकत बनेगी। कमजोरी बनने से अच्छा उसको पॉजिटिव वे में ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जोशी जी ने काफी अच्छे जो सुझाव और जो संदेश दिया है वो मुझे लगता है काफी हटके थे और लोगों को ये मानना पड़ेगा, जो उन्होंने सुझाव या टिप्स दिए हैं उस पर वो अमल करेंगे। और जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना जो कीमती समय है आज आपने हमें दिया जी। और काफी जो अच्छा विषय, चर्चा का विषय जो रहा, काफी लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे, और बाकी जिनके अगर कोई और क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स हो तो जोशी जी का जो नंबर है वो दिनेश जी ने हाईलाइट कर दिया है, तो आप उनसे डायरेक्ट फोन करके भी अपनी जानकारी है, जो भी आपके क्वेश्चंस हो या ट्रेनिंग लेनी हो वो आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। और फ्री में वो सेवा देने के लिए तैयार है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी जब फ्री में सेवा देने के लिए तैयार है तो आपको वो सेवा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ मैं तो विदा लेना चाहूंगी। जय भारत, जय भारत। जी, मैं जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात बोली सर ने भी कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। वहीं जोशी मैम ने भी बोला कि 1 और 1 11 हो जाएंगे। अच्छा, कोई लोग ये ना समझे कि यहाँ पे जोशी जोशी लोग बहुत आते हैं ना क्योंकि कई जोशी जी को हम बुला लेते हैं और आपस में प्रेम भाव सद्भाव से रहें। जैसे मशरूम का काम कर रहे हैं तो जिनको भी, जो भी और एक्सपर्ट भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि प्लीज मैं आपसे बिना पूछे आपको जोड़ने वाला हूँ जो और भी सबको नॉलेज मिलेगी। हो सकता है कि हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज कहीं कुछ रह जाए, अधूरी रह जाए, तो इसको पॉजिटिव दिशा में लेके कि एक बड़ी टीम, हम ये ना सोचे यार अगर ये मैंने बिजनेस कर लिया और मेरे पड़ोसी ने किया तो यार ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसे तो मैं कैसे कमाऊंगा। ये भावना की बजाय हम ये सोचे कि मशरूम को पूरी इंडस्ट्री बनाना है। जैसे सर ने बताया 200 करोड़ रुपए का हम ये मशरूम गैनोडर्मा जो है 200 करोड़ रुपए का हमारा देश जो है इंपोर्ट करता है, तो 200 करोड़ तो हमारे हाथ में ही है। ये हमें ये सोच के चलना चाहिए, हमें तो बड़ी इंडस्ट्री बनानी है और मुझे भी करना है, मेरे भाई को भी करवाना है, इसको करना है। हमें बड़ी कंपनी ढूंढनी है जिसका हम प्रयास करेंगे और मिलकर एक सशक्त उत्तराखंड बनाते हैं। ऐसी विचारधारा एक लेके आते हैं कि जहां पर केवल डेवलपमेंट की बात हो, भाईचारे की बात हो। जय उत्तराखंड, जय हिंद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू वेरी मच। जय उत्तराखंड, जय हिंद। जय उत्तराखंड।